नमस्कार, वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे रिपब्लिक के बारे में। आज हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो रिपब्लिक है कि रिपब्लिक होता क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जब कोई कंट्री रिपब्लिक बन जाता है तो उसमें क्या प्रभाव होते हैं, किस तरीके से हम किसी कंट्री को कहेंगे कि हाँ ये रिपब्लिक है, पहचान क्या रहेगी, ठीक है। गणतंत्र होने से उसकी जनता पर क्या असर पड़ता है, एक सिस्टम पर क्या असर पड़ता है, इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, रिपब्लिक समझने से पहले या गणतंत्र समझने से पहले दो तीन शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ मिलते जुलते शब्द हैं क्योंकि हम इंडिया रिपब्लिक हुआ था, इंडिया गणतंत्र बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 में। और हम आज़ाद कब हुए थे? 15th अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, तो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। लेकिन 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं, कुछ अंतर हैं जो हमें समझने चाहिए। आमतौर पर जब पूछा जाता है किसी से कि भैया ये बताइए कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसका मतलब क्या है, तो बड़ा सिंपल सा जवाब होता है कि सर इस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होना, संविधान का लागू होना गणतंत्र नहीं कहलाता है, रिपब्लिक नहीं कहलाता है। इसमें अंतर होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। अब ये थोड़े बहुत सवाल तुम्हें बेचैन कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी शांति बनाए रखिए, इन सब सवालों का जवाब हम लेंगे। दो तीन शब्द हैं जो मैंने आपके बताए थे कि उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए वो कौन से हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। पहला है कॉलोनी, दूसरा है प्रोटेक्टोरेट, तीसरा है डोमिनियन, ठीक है, और चौथा है सॉवरेन। 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया क्या था? कॉलोनी था। किसका था? ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी यूनाइटेड किंगडम की हम क्या थे? कॉलोनी हुआ करते थे। हम उन पर हर तरीके से डिपेंड करते थे, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, डिफेंस, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, हर तरीके के कानून व्यवस्था के लिए हम डिपेंडेंट थे। किस पर? यूके पर, ब्रिटिशर्स पर। तो इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश की। हम आज़ाद हुए, ठीक है। आज़ाद होने के बाद हम रिपब्लिक बनते हैं, सॉवरेन बनते हैं। चलिए समझते हैं। उससे पहले समझते हैं प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे के प्रोटेक्शन में हो, संरक्षण में हो। ऐसे समझ लो कि दो स्टेट हैं, S1 और S2। दो स्टेट हैं हमारे, S1 और S2। S1 जो स्टेट है ये बहुत पावरफुल स्टेट है, बहुत ताकतवर स्टेट है, और S2 बहुत कमज़ोर कंट्री है, बहुत कमज़ोर स्टेट है। इसके पास अपनी कोई ज़्यादा ताकत नहीं है। ये अगर आज़ाद रहना चाहता है तो इसे चाहिए प्रोटेक्शन। अगर इसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो कोई और कंट्री इस पर आकर आक्रमण कर देगा और इसे अपने कब्जे में ले लेगा, भैया इसे कॉलोनी बना लेगा, ठीक है। अब S2 भागा भागा जाएगा S1 के पास कि भैया हमको आप प्रोटेक्शन दे दीजिए, ठीक है, सुरक्षा दे दीजिए। नॉर्मली आपने सुना होगा जब मूवीज़ चलती थी जिसमें डॉन दिखाया जाता था तो उसमें हफ्ता मांगा जाता था, प्रोटेक्शन मनी मांगा जाता था। अभी हफ्ता क्या है, प्रोटेक्शन मनी क्या है कि अगर तुमको इस एरिया में काम करना है तो तुमको एक प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम आपको देख लेंगे। सिमिलर तरीके का यहाँ भी चलता है। S2 भागा भागा जाएगा S1 के पास और बोलेगा कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए, कोई और हम पर आक्रमण ना कर दे। बदले में S1 उससे कुछ चीज़ें ले लेता है, जैसे
कि S2 के पास कोई डिफेंस नहीं होगा, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होंगे, डिफेंस नहीं होगा, और जो मेजर पॉलिसीज़ हैं या जो बयान दिए जाएंगे इनके राजा या इनके S2 के कोई भी अधिकारी या प्राइम मिनिस्टर कोई बयान देंगे तो पहले S1 उसे पढ़ेगा, S1 के अनुमति के अनुसार ही S2 कोई भी बयान दे सकता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ठीक, कुल मिला के ये है कि अपनी तरफ से ये कुछ भी रिलेशन तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, S1 बदले में S2 से ये चीज़ ले लेगा और क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में S2 क्या बन जाएगा, प्रोटेक्टोरेट बन जाएगा कि भैया हम प्रोटेक्शन में हैं S1 की। डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन कंट्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फिर से वही समझो कि S1 बहुत पावरफुल है, S2 बहुत कमज़ोर है। एक टाइम पर S1 का कब्जा था S2 के ऊपर, यानी एक कॉलोनी हुआ करता था। S1 ने बहुत हद तक S2 को आज़ाद कर दिया। किस किस चीज़ में आज़ाद कर दिया कि ये अपना डिफेंस बना सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बना सकते हैं, अपने लॉ बना सकते हैं, यानी हर तरीके से ये अपने डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन S2 अपना हेड ऑफ स्टेट, यानी सर्वोच्च जो पद होता है उसे हम हेड ऑफ स्टेट कहते हैं किसी भी कंट्री में, वो नहीं चुन सकता है। वो हमेशा S1 ही रहेगा, S1 ही हमेशा सर्वोच्च पद पर तैनात रहेगा S2 के। हालांकि पावर कुछ नहीं होगी S1 के पास, लेकिन सांकेतिक तौर पर कह सकते हैं कि S1 उसका मालिक रहेगा, एक तरह से रहेगा। वहीं पर अगर हम सॉवरेन कंट्री की बात करें तो सॉवरेन कंट्री में S1 का कोई लेना देना नहीं होगा S2 से। S1 जो चाहे वो पॉलिसी बना सकता है, सिमिलर तरीके से S2 जो चाहे वो पॉलिसी बना सकता है। इवन अपना हेड ऑफ स्टेट भी चूज कर सकता है, किसे बनाना चाहता है, कैसे बनाना चाहता है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या रहेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें S2 अपने हिसाब से तय कर सकता है। वो उसे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये होता है सॉवरेन स्टेट। अब इंडिया कॉलोनी था और कॉलोनी से हम बनते हैं सॉवरेन स्टेट। हालांकि बीच में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारी मांग ये की जा रही थी कि डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाएगा तब भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। बहुत लंबे समय तक डोमिनियन स्टेटस की मांग भी होती रही, लेकिन 1929-30 के समथिंग आकर नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने दोनों ने कहा कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको चाहिए अब पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये डोमिनियन प्रोटेक्टोरेट वाला खेल हम नहीं खेलने वाले, हमको पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। ये बात तय हुई। ये बात कब तय हुई? 26 जनवरी 1930 को ये बात डिक्लेयर की गई और इस दिन को हमने अपना आज़ादी का दिवस चुना कि भाई हम इस समय से खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, खुद को आज़ाद डिक्लेयर करते हैं, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज। हालांकि हम हुए नहीं थे, लेकिन हमने डिक्लेयर कर दिया था। इस तारीख का रेफरेंस हम आगे भी लेंगे। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इन चीज़ों को समझना जरूरी था। जरूरी इसलिए भी था क्योंकि आगे चल के जब 1947 में हम आज़ाद होते हैं, 15/8/1947, इससे पहले 14 अगस्त 1947, ठीक है, 1947 तक हम कॉलोनी हुआ करते थे और हम पर जो राज किया करता था वो क्राउन राज करता था। अब क्राउन डायरेक्टली राज नहीं करता है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में भेज रखा था जिसे हम वायसरॉय के नाम से जानते थे। वायसरॉय के नाम से जानते थे। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसरॉय की कहानी भी सुन लो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारा शुरुआत से एग्जिस्ट करता है जब से ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए। जब से ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तब से लगातार यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
1858 एक्ट के बाद एक नया पद बनाया गया वाइसरॉय, और ये कहा गया कि दो पद हैं वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति तैनात रहेगा जिसे क्राउन भेजेगा। तो कहा जाए कि इस समय पर लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय हुआ करते थे, लेकिन वो दोनों पद संभालते थे, वाइसरॉय का भी और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी। हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया खत्म नहीं हुआ था पद, ये लगातार बरकरार था। तो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों के पद माउंटबेटन संभाला करते थे। जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो क्राउन ने कहा कि भाई हम अपना शासन यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो क्राउन का शासन ख़त्म हो गया, लेकिन ब्रिटिशर्स का शासन रहा फिर भी। तो क्राउन का शासन खत्म हो गया तो वाइसरॉय का पद भी समाप्त हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय तक तैनात रहते हैं। अब हम चाहते थे कि माउंटबेटन को हटा दें तो ये हम काम कर सकते थे, क्योंकि हमें जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। ये एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास हुआ था। कहाँ पास हुआ था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ और इस एक्ट के तहत हमें आज़ादी मिलती है। अब क्योंकि आज़ादी मिलना एक अलग बात है और पावर का ट्रांजिशन होना अलग बात है। अचानक से हमें सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी थी, पूरा पावर का ट्रांसफ़र होना था और साथ ही साथ हमें अपने संविधान को भी बनाना था। तो यहाँ पर एक प्रावधान रखा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो कैबिनेट होगी, उनके पास ये पावर रहेगी कि वो अपने हिसाब से अपने देश की संरक्षण कर सकते हैं। जो नियम चाहे वो ला सकते हैं और जो नियम चाहे वो हटा सकते हैं। यानी कैबिनेट के पास, अब आप कहोगे सर कैबिनेट का मतलब क्या है? देखो 1946 में इलेक्शन हुए थे जिसमें एक सरकार बनी और इस सरकार में ही कैबिनेट था, यानी मंत्रिमंडल। ये मंत्रिमंडल था और इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। तो एक तरीके से कह सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू आज़ाद होने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे। आज़ाद हिंदुस्तान के नहीं, लेकिन गुलाम हिंदुस्तान के। तो कैबिनेट के पास ये पावर होगी कि इससे पहले 1947 एक्ट से पहले जितने भी एक्ट आए हैं उनमें कुछ भी बदलाव कर सकती है। कोई भी नियम को आगे जारी रख सकते हैं या उन्हें हटा भी सकते हैं। इवन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये तक बात कही गई थी कि कैबिनेट जब चाहे तब इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रावधानों को भी बदल सकता है, इसके प्रोविजंस को भी चेंज कर सकता है। ये तक बात कही गई थी, कैबिनेट को ये सारी पावर दे दी गई थी। तो कैबिनेट डिसाइड कर सकता था कि उसका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहेगा। ये पावर भी कैबिनेट के पास दे दी गई। किस एक्ट के तहत? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। अब क्योंकि पावर ट्रांजिशन होना था, चीज़ें बदल रही थी और हम एकदम से पावर ट्रांजिशन के फेज़ में नहीं जाना चाहते थे, जिससे उथल पुथल का माहौल हो जाता, केओस का माहौल हो जाता, कन्फ्यूज़न का माहौल हो जाता। और पहले भी हमने कई दंगे देख चुके हैं। 1947 से पहले भी इंडिया में बहुत उथल पुथल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा है। हम नहीं चाहते थे कि एकदम से ये चीज़ें दोबारा शुरू हो जाएं। तो हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग भी बन गई थी गवर्नर ये माउंटबेटन के साथ कि ठीक है भाई तुम बने रहो, है ना, और तुम्हारा प्रभाव रहेगा, और जब तक हम कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं तब तक आप इस पद पर तैनात रह सकते हो। तो माउंटबेटन 15 अगस्त से बाद भी गवर्नर जनरल के पद पर तैनात रहते हैं। माउंटबेटन ठीक कैसे तैनात रहते हैं? कैबिनेट की सहमति से, हमारी सहमति से। नहीं तो क्राउन ने तो अपने हाथ पहले ही वापस खींच लिए थे, वाइसरॉय ने को पद खत्म कर दिया गया था,
तो इनकी तरफ से तो माउंटबेटन वापस चले आए, तब भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी माउंटबेटन को रोका क्योंकि हमारे कुछ संबंध थोड़े ठीक ठीक हो गए थे। नेहरू जी के संबंध, एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में क्रिएट हो गई थी। ठीक है, अब माउंटबेटन का जो पद है यानी गवर्नर जनरल का जो पद है ये बरकरार रहता है। ठीक है, बरकरार रहता है। कब तक बरकरार रहता है? 21/6/48 तक, 1948 तक ये पद बरकरार रहता है। कौन सा पद? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस पर कौन तैनात थे? माउंटबेटन। इस दिन हम ये तय करते हैं कि देखो यार, अब हमको माउंटबेटन की ज़रूरत नहीं है, तो माउंटबेटन सब परिवार सहित अपने घर जा सकते हैं, हम अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चुन सकते हैं। और इस दिन हमने ये तय किया कि ठीक है, माउंटबेटन को छुट्टी दे दो और अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चुन लेते हैं। तो इंडिया का जो गवर्नर जनरल चुने गए वो चुने गए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया 21/6/1948 में। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बरकरार रहते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं। और प्रेसिडेंट कब आते हैं? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं। तब तक इंडिया के जो हेड थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी ही रहते हैं। इस हद तक, इस तारीख तक, 26 जनवरी तक हमने अपना हेड ऑफ स्टेट किसे मान के रखा था? क्राउन को मान के रखा था। हम आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त को 1947 को, और 1950 तक हमने अपना हेड ऑफ स्टेट क्राउन को ही मान के रखा था, ये डिक्लेयर नहीं किया था। क्राउन ही हमारा हेड ऑफ स्टेट हुआ करता था, ये एक्टिंग हेड हुआ करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 26 जनवरी को हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं, ये तय करते हैं कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो मोनार्की नहीं रहेगी। हेड ऑफ स्टेट समझ लो, हेड ऑफ स्टेट यानी सबसे उच्च पद जो हो सकता है राष्ट्र में वो होता है राष्ट्रपति का यानी प्रेसिडेंट का। ये हमने प्रेसिडेंट का पद क्रिएट किया। कुछ जगह पर हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है क्राउन। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि अगर हम प्रेसिडेंट को अपना हेड ऑफ स्टेट बनाते हैं तो प्रेसिडेंट क्या होगा? चुना हुआ होगा, इलेक्टेड होगा। क्या होगा? इलेक्टेड। हमारा अगर प्रतिनिधि चुना हुआ है, अगर हेड ऑफ स्टेट चुना हुआ है तो हम उसे प्रेसिडेंट बोलेंगे। और क्या इसकी खूबियां रहेंगी? ये हेरिडिटरी नहीं रहेगा। ये कैसा नहीं रहेगा? हेरिडिटरी नहीं रहेगा, यानी वंशवाद नहीं चलेगा, प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। और क्या रहेगा इसमें? और रहेगा सर फिक्स टेन्योर। फिक्स टेन्योर यानी एक लिमिटेड समय के लिए ही इन्हें अपॉइंट किया जाएगा, उस समय के बाद इन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हमें जहाँ मिल जाती हैं वहाँ हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हमें रिपब्लिक मिल गया। रिपब्लिक का मतलब ही यही है कि हेड ऑफ स्टेट में ये तीन खूबियाँ होनी चाहिए। अगर हमारा हेड ऑफ स्टेट क्राउन है तो क्राउन में ये क्राउन मतलब राजा, किंग, ये इलेक्टेड नहीं होता है। क्राउन हमारा इलेक्टेड नहीं होता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, और राजा का बेटा ही राजा बनेगा ये भी तय होता है। तो ये तीन चीज़ें हमें पाई जाती हैं क्राउन सिस्टम में यानी मोनार्की में। इस सिस्टम को बोलते हैं मोनार्की।
तो रिपब्लिक और मोनार्की में अंतर इतना है कि हेड ऑफ स्टेट रिपब्लिक में चुना जाएगा और मोनार्की में नहीं चुना जाएगा। रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट फिक्स नहीं रहता है, ये चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्राउन में हमारे यानी मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं किया जाएगा। हमारा जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा ये हेरिडिटरी पोजीशन नहीं रहेगी रिपब्लिक में, और क्राउन में ये रहेगी। ये मूल अंतर पाए जाते हैं हमारे रिपब्लिक और क्राउन में। हम क्या थे 1947 में, इससे पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हम मोनार्की हुआ करते थे, यानी हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन होता था? राजा होता था। कहाँ का? ब्रिटेन का। उसके बाद इवन हम ये बात कहें कि यहाँ पर अगर हम ये तक बोल दें कि हम 26 जनवरी 1950 तक यहाँ पर मोनार्की रहती है इंडिया में, तब भी गलत नहीं होगा। इसके बाद हम रिपब्लिक बनते हैं, हम हेड ऑफ स्टेट अपना इस खूबियों के साथ चुनते हैं। ये होता है किसी कंट्री का रिपब्लिक होना। अब हमने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर क्यों किया? अगर राजा ही बना रहता तो उसमें हानि क्या थी, क्या समस्या थी? तो इसमें हानि इस बात की है कि अगर हमने किसी को आज़ादी दी है तो समझो S1 ने अगर S2 को आज़ादी दी है तो इसका मतलब ये हो गया कि S1 पावरफुल है। S1 क्या है? पावरफुल है, तभी तो इसने आज़ादी दी है। हम ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन को हमसे ज़्यादा पावरफुल समझा जाए, और दूसरी मानसिकता ये भी थी कि जब S1 ने S2 को आज़ादी दी है और S2 ने ये बात मान ली है कि हाँ हमें आज़ादी S1 ने दी है, तो हमेशा से आप प्रैक्टिकली तो आप गुलामी सी जंजीरों से अलग हो गए, लेकिन मानसिक तौर पर आपके दिमाग में यही बैठा रहेगा कि भैया हमें जो आज़ादी मिली है वो S1 ने दी है। ठीक है, ये मानसिकता नहीं हटेगी। इस मानसिकता को ही हटाने के लिए हमने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। इस मानसिकता को हटाने के लिए हमने खुद को सॉवरेन डिक्लेयर किया, यानी हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं। हमने दुनिया को यह बताया कि हमारा हेड ऑफ स्टेट क्राउन नहीं है, हमारा हेड ऑफ स्टेट हमारा ही चुना हुआ है। ठीक है, ये अंतर होता है रिपब्लिक में। अच्छा, क्या कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पर आज भी मोनार्की चलती है? देखो, आज भी चलती है, और बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो यूनाइटेड किंगडम से अच्छा एग्जाम्पल हमको कहीं नहीं मिलता है। यूके में प्रैक्टिकली तौर पे आप देखते होंगे कि यहाँ पर रानी की अभी डेथ हुई थी, तो वहाँ मोनार्की चलती है। इसके अलावा यूके ने लगभग 14-15 कंट्रीज़ और हैं जहाँ पर यूके ने राज किया था, जिन्हें हम कॉमनवेल्थ रेल्म बोलते हैं। उन कंट्रियों ने भी आज तक खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है। आज भी वो यूके के हेड को अपना हेड मानते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ठीक है, और कंट्रीज़ भी हैं, लगभग 14-15 की समथिंग कंट्री हैं जो कि आज भी अपने आप को रिपब्लिक नहीं मानती हैं, अपना हेड आज भी यूके को मानती हैं। यूके के अलावा भी बहुत एग्जाम्पल हमको मिल जाते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये कंट्रीज़ भी आज भी अपने आप को मोनार्की मानती हैं, वहाँ पर भी रिपब्लिक नहीं है। और कुछ कंट्रीज़ नाम लिया जाए तो जैसे जॉर्डन है, सऊदी अरब है, इवन जापान को जानकर आश्चर्य होगा कि जापान में भी आज तक मोनार्की चलती है, वहाँ भी उन्होंने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है, यानी हेड ऑफ स्टेट उनका आज भी कौन है? किंग है, क्राउन है। तो ये चीज़ें हैं, इन सब इवन हम मानते हैं कि भाई ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन इस मामले में इंडिया इनसे ज़्यादा डेवलप निकल जाता है खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर करने में। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर और ऐसे टॉपिक्स जानने हैं, इनको डिटेल में समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आगे इन पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।